दोस्तों, लाख कोशिश के बावजूद ये दलित समाज बिल्कुल नहीं सुधरा। हालांकि आपको बता दें वो सुधरा नहीं है तो उसका हर्जाना खामियाजा वो भुगत रहा है। जिस तरीका से उसने बीजेपी और कांग्रेस पर भरोसा जताया, उसके भरोसे को कांग्रेस बीजेपी ने चकनाचूर कर दिया। पहले सत्र में, पहली बैठक में और पहले बजट में सबसे पहले नायब सिंह की सरकार ने, नायब सिंह सैनी की सरकार ने दलितों के आरक्षण पर हमला बोल दिया। बीजेपी की नई सरकार हरियाणा में बन रही है और उसने शपथ ग्रहण किया और शपथ ग्रहण करने के बाद सबसे पहला जो आक्रमण था वो दलितों पर किया और दलित समाज का आरक्षण जो है खत्म कर दिया। बंटवारा किया है आरक्षण में, लेकिन हम उसको खत्म ही कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आरक्षण बंटवारा किया जाएगा उसके बाद आरक्षण को खत्म किया जाएगा, ये पूरी स्कीम बीजेपी कांग्रेस वालों ने बना लिया है। सबसे बड़ी खबर इसमें यह है कि जितने भी दलितों के हितैषी नेता थे वो जुबान नहीं खोल रहे हैं। अब तो भीम आर्मी चीफ ने भी बोलना बंद कर दिया इस पर। मायावती जी का कल स्टेटमेंट आया था, इस पर खुलकर उन्होंने बीजेपी का विरोध किया, वहीं कांग्रेस पार्टी का भी विरोध किया। लेकिन आपको बता दें कि कोई भी दलितों के सबसे बड़े लीडर बनने वाले नेता, चाहे अखिलेश हों या फिर चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी हों या फिर राम गोपाल यादव जैसे नेता हों। राम गोपाल ने तो पहले भी कह दिया था कि मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं। अगर तब भी दलित समाज नहीं सुधर रहा है तो क्या किया जाए? और दलित समाज की विनम्रता ये है कि जिसने उसको खत्म करने की कोशिश की वो व्यक्ति उसी को बढ़ावा दे रहा है। आज सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, डॉक्टर रितु सिंह ने दिल्ली के जंतर मंतर पर पूरे दलित समाज को इकट्ठा करके एक नया संदेश दिया है। वहीं आपको बता दें, तमाम लोगों ने समझाया है कि आरक्षण वर्गीकरण से क्या नुकसान होगा, जो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है दोस्तों कि मायावती जी आज भी दलितों के साथ खड़ी हैं, जबकि दलितों ने लोकसभा के चुनाव में मायावती जी को धोखा दे दिया था। मायावती जी के विचार कभी नहीं मर सकते हैं। उनके ही विचार हैं कि आज नरेंद्र मोदी जी बौद्ध धर्म और पाली भाषा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो मायावती जी कहां से चुनाव हार गई? लोग कहते हैं बसपा कमजोर हो गई। अगर बसपा कमजोर हुई होती तो लोग अंबेडकर साहब की तस्वीर लेकर वोट नहीं मांगते। फिर भी राजनीतिक तौर पर मायावती जी मजबूत नहीं हैं, और अगर मायावती जी आज मजबूत होती तो ये आरक्षण वर्गीकरण नहीं होने को पाता। अब वाल्मीकि समाज खुश है, आज दीपावली की तरह जश्न मना रहा है कि उसने हरियाणा और तेलंगाना में जीत हासिल कर ली है। लेकिन उसे समझना चाहिए कि जहां हमारी पॉपुलेशन 2% है, जहां हमारी पॉपुलेशन 5% है, जहां पॉपुलेशन 1.5% है, उस जगह पर अगर हमारा रिजर्वेशन 7% मिल रहा है तो बाकी जो बचा रिजर्वेशन है वो किसके पहले में जाएगा, उसे ये समझ में नहीं आ रहा है। बड़ी खबर ये है दोस्तों कि मायावती जी के इस विचार से बहुत सारे वाल्मीकि समाज भी नाराज हो गए हैं, लेकिन उन्हें नाराज नहीं होना चाहिए था। मायावती जी को पता है कि आज वर्गीकरण कर दिया जा रहा है, आने वाले समय में वर्गीकरण करके आरक्षण को ही समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है। हरपाल सिंह रनावत ने लिखा, जिस दलित समाज ने बहन जी का साथ लोकसभा में छोड़ दिया था वह आज भी उनके मुद्दे पर साथ खड़ी हैं और जिन्होंने वोट लिया वह आराम से बैठे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। हर खबर आपको मैं बताऊंगा आज, जो खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। साथियों, आपको बता दें, रितु सिंह, डॉक्टर रितु सिंह आज सभी साथियों के साथ जंतर मंतर पर धरना के लिए बैठ गईं। जानते हैं क्यों? वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इसको लेकर के। और इन्होंने कहा अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपको धरना देना पड़ेगा और हर व्यक्ति को भविष्य की चिंता भी करनी होगी। साथ में आपको बता दें, इन्होंने ईवीएम हटाने को लेकर के बड़ा प्रोटेस्ट किया है। उन्होंने कहा आज अगर ईडब्ल्यूएस है और आरक्षण वर्गीकरण हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईवीएम की वजह से हो रहा है। क्या ऐसा सच है?
अगर हम ईवीएम का नाम लेते हैं तब भी दिक्कत हो जाती है, व्यूज नहीं जाते हैं, ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचती नहीं है, क्योंकि ईवीएम मशीन सरकार से सीधा जुड़ी हुई है। इस पर एलन मस्क ने भी कहा कि ईवीएम को कभी भी हैक किया जा सकता है और मैं इलेक्ट्रॉनिक और टेक्निकल मामले में बहुत अच्छे से जानता हूं। तो एलन मस्क ने जिस तरह से कहा है, मुझे लगता है कि वाकई में इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम मशीन को हैक करना बड़ी आसान बात है। जिस तरह से पूरा दिन वोटिंग करते करते भी उसकी बैटरी 99% चार्जिंग रह जाए तो उस पर शक बनता है। तो बड़ी खबर है, आपको बता दें, इन्होंने कहा कि ईवीएम हटाना लोकतंत्र बचाना ही हमारा प्रमुख उद्देश्य है। साथ में उन्होंने कहा ईडब्ल्यूएस को बैन किया जाए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के जरिए दलित पिछड़े आदिवासी के बच्चों को नौकरियों में दिक्कत हो रही है और ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण सवर्णों को फायदा हो रहा है। और डॉक्टर रितु सिंह ने कहा कि हम लोग जितना चाहें उतना मेहनत कर लें, लेकिन ये सरकार सुनने वाली नहीं है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्ट करने की भी ज़रूरत है। डॉक्टर रितु सिंह ईवीएम पर हमला बोली हैं। जिस तरह से मायावती जी ने कहा कि अगर देश में लूट हत्या हो रही है, बाढ़ पानी आ रहा है, तो हमें बंधे का प्रावधान करना चाहिए, ना कि बाढ़ पीड़ित लोगों को राशन देना चाहिए। उसी तरीक़ा से ईवीएम और ईडब्ल्यू पर अटैक करने से पहले हमें सरकार कैसे बन रही है उस पर ध्यान देना चाहिए। इस बात को लेकर के डॉक्टर रितु सिंह ने जंतर मंतर पर बड़ा प्रोटेस्ट किया था। कई लोकसभा के प्रत्याशी जो बहुजन समाज पार्टी में आए थे वो साथ छोड़कर जा चुके। डॉक्टर रितु सिंह, प्रोफेसर इंदु चौधरी, ऐसे तमाम लोग जो अब भी बहुजन समाज पार्टी का दामन थामे हुए हैं, क्योंकि विचारधारा नहीं टूटती है, डॉक्टर रितु सिंह का भी कहना है। ये तस्वीर आप देखिए, ये 3 तस्वीर है और तीनों तस्वीर क्या कहती है आपको मैं समझाता हूँ। दरअसल लगातार राहुल गांधी जी पब्लिक से, जनता से ये कहते हैं कि मोदी जी आरएसएस और अडानी अंबानी के खेमे में हैं, अडानी अंबानी इनके दोस्त हैं। तो ये पहली तस्वीर तेलंगाना की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और ये अडानी जी के साथ किस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते, ये अंदर की बात है। दूसरी तस्वीर अशोक गहलोत और अडानी जी की है, जो भी कांग्रेस के महालीडर्स हैं। ये आप कल्पना नहीं कर सकते, सिर्फ पब्लिक को मूर्ख बनाने का काम राहुल गांधी और बीजेपी का है। लगातार ये दलित पिछड़े आदिवासी व सर्व समाज के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और ये लोग आपस में मिलकर इस देश के लोकतंत्र को बिजनेस बना के रखे हुए हैं, जबकि इस देश का लोकतंत्र सबसे पवित्र है और उसे इन लोगों ने उसे बिजनेस बना के रख दिया है। अब आपको हरियाणा के आरक्षण वर्गीकरण की एक झलक दिखाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जो आरक्षण वर्गीकरण हरियाणा में हुआ है, सबसे पहले आप ये जानिए कि आधा जाति जो है वो चमार जाति है हरियाणा में, और वाल्मीकि और आधी एससी जो है वो 36 जातियों में बटी हुई है। यानी कि अगर वहाँ पर 100% अगर एससी है तो 100% एससी में 50% चमार बिरादरी है और बाकी 50% में ये 36 बिरादरियां हैं, जिनमें ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, और ये तमाम जो पद हैं वो कुल मिलाकर 49,153 पद हैं जो सरकारी नौकरी करने वाले हैं, जिनमें से हरियाणा में 19.23% एससी और इनके पद पर काबिज लोग हैं। तो ये बड़ी खबर है। और चमार जबकि 29,639, वाल्मीकि 7,823 और वहीं धनुक बिरादरी जो है वो 49,123 हैं। ये विकास जाटव जी का लिखना है, लेकिन आपको बता दें कि इस तरह से राजनीतिक वर्गीकरण और आरक्षण वर्गीकरण करने से सिर्फ और सिर्फ सामान्य वर्ग के लोगों का ही फायदा है। ये दलित समाज कब समझेगा? और सबसे बड़ी चीज़, आज दलित समाज के आरक्षण में वर्गीकरण हो रहा है और जितने बहुजन सोशल एक्टिविस्ट हैं, फिर चाहे वो यादव हों, कुर्मी हों, कुशवाहा हों, मौर्या हों, या तमाम जो लोग हैं जो आज बहुजन दलित एक्टिविस्ट बन रहे हैं, वो इस वर्गीकरण पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? और जिस दिन ओबीसी आरक्षण वर्गीकरण होगा, आप उम्मीद मत लगाइएगा कि दलित समाज आपके पक्ष में खड़ा हो जाएगा। ये कड़वा है लेकिन ये सत्य है कि अगर आप उनके पक्ष में नहीं जा रहे हैं तो कल आप पर भी ये मुसीबत आएगी
आप पर बहुत जल्द आने वाली है। मैंने पहले भी कहा कि पहले एससी में वर्गीकरण होगा और फिर ओबीसी में भी वर्गीकरण होगा, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि इस देश का पिछड़ा समाज, दलित समाज पढ़ लिख कर हमारे बराबर कुर्सी पर बैठ जाए। दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि क्या आरक्षण वर्गीकरण में सभी नेताओं को बोलना चाहिए था या नहीं? और क्या आरक्षण ओबीसी का जब वर्गीकरण होगा तो क्या दलित समाज बोलेगा? इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।